हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे करेले की खेती के बारे में। और आज हम करेले की A to Z संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि इसके बुवाई का उचित समय क्या है, इसकी फसल अवधि कितनी होती है, इसके लिए कितने तापमान की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए अनुकूल मिट्टियां कौन कौन सी मिट्टियों में हम इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं, खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसकी बीज की मात्रा कितनी लगती है, इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, करेले की खेती में हमको कौन कौन से खाद देने चाहिए, किस समय देने चाहिए और कितनी मात्रा में देने चाहिए, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इसमें कौन कौन से खरपतवार उगते हैं उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इसके फलों की तोड़ाई कब करनी चाहिए, इसका उत्पादन कितना होता है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहां से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे करेले की खेती के बारे में और करेले की A to Z संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बुआई के समय की। करेले की खेती हमारे भारत देश में दो सीजनों में की जाती है। एक तो खरीफ सीजन में की जाती है। खरीफ सीजन में यदि आप खेती कर रहे हैं तो 10 जून से लेकर 31 जुलाई तक, अगस्त में भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि आप इसकी जायद सीजन में खेती कर रहे हैं तो जायद सीजन में 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक आप कभी भी बुआई कर सकते हैं। बात करें इसकी फसल अवधि की, इसकी जो फसल अवधि है, इसकी फसल अवधि एक एवरेज लगभग 5 से 6 महीने तक इसकी फसल आसानी से चल जाती है। बात करें इसकी फसल के लिए उचित तापमान की, तो इसकी खेती हम खरीफ सीजन में और जायद सीजन में करते हैं। इसके जर्मिनेशन से लेकर अंतिम चरण तक एक एवरेज लगभग 18 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। बात करें मिट्टियों की कि इसकी खेती हम किन किन मिट्टियों में कर सकते हैं, इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी उत्तम मानी जाती है। इनके अलावा आप काली मिट्टी, पीली मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, इनके अलावा दोमट मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और मिट्टी ऐसी हो जिसका pH मान 5.5 से 7.5 के बीच में हो, जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो और ऐसी भूमि हो जिसमें कार्बनिक या जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिकतम हो। ऐसी भूमियों में आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। बात करें खेत की तैयारी की, तो जब भी हम करेले की खेती कर रहे हैं, करेले की खेती करने से लगभग 20 दिन पहले हमको सबसे पहले खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। और सड़ी हुई गोबर की खाद का यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 10 से 12 टन प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा आप 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल में घुटा रोग की संभावना कम हो जाती है। उसके बाद आप उसमें जुताई कर सकते हैं और जुताई करने के बाद आप इसमें क्यारी बनाकर तुरंत सिंचाई कर सकते हैं। और सिंचाई करने के बाद जब आपके खेत में उचित नमी हो, जुताई के लिए आपके खेत में उचित नमी हो, तभी आप उस खेत में जुताई कर सकते हैं। और जब आप जुताई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हैरो से 1 या 2 जुताई आड़ी तिरछी कर सकते हैं, या फिर आप मिट्टी पलटने वाले हल से 2 जुताई करवा सकते हैं। उसके बाद आप कल्टीवेटर से 2 से 3 जुताई कर सकते हैं। और जब आप अंतिम जुताई कर रहे हैं उससे पहले आप कुछ खादों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि DAP 50 किलोग्राम, पोटास 40 किलोग्राम। उसी के साथ साथ आपको SSP जो कि सिंगल सुपर फॉस्फेट आती है, उसका आप 100 से 150 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको किसी एक कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि कार्बोफ्यूरॉन 3% में आता है, उसका आप 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके खेत में वाइट ग्रब का अटैक है तो आपको खेत की तैयारी के समय ही आपको थायमेथोक्साम 25% WG जो कि आता है, उसका 700 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी खादों को लेकर DAP, SSP, पोटास, कार्बोफ्यूरॉन और थायमेथोक्साम, इन सभी को मिलाकर आप खेत में बिखेर कर अंतिम जुताई या तो आप कल्टीवेटर से करवा सकते हैं या फिर आप रोटावेटर से करवा सकते हैं और पाटा लगाकर खेत को समतल छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपका खेत बुआई के लिए तैयार हो जाता है।
बात करें उन्नत किस्मों की, तो हमारे भारत देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग किस्में लगाई जाती हैं। मार्केट में बहुत सारी वेराइटियां मिलती हैं, उनमें से हम कुछ वेराइटियों के नाम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि US 6214 जो कि ये नोनेम्स कंपनी की आती है। पहले ये बायर कंपनी की आती थी, उसके बाद बास्प कंपनी की आती थी, अब ये नोनेम्स कंपनी की आती है। इसके अलावा रेसर जो कि ये भी नोनेम्स कंपनी की आती है। नैनो जो कि ये श्रीराम कंपनी की आती है। नूर 026 जो कि ये एक्शन हाइब्रिड की आती है। SW 810 जो कि ये US एग्री सीड्स की आती है। आकाश जो कि ये VNR सीड्स की आती है। अमनश्री जो कि ये नोनेम्स कंपनी की आती है। प्राची जो कि ये ईस्ट वेस्ट कंपनी की आती है। अनुष्का जो कि ये क्लाउड सीड्स कंपनी की आती है। मोनिका 7004 जो कि सकाटा कंपनी की आती है। मानस जो कि VNR सीड्स कंपनी की आती है। तो हमारे भारत देश में बहुत सारी वेराइटियां देखने को मिलती हैं, और इन वेराइटियों के जो भी हमने आपको नाम बताए हैं, इनमें से आप कौन सी वेराइटी लगाते हैं आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। यदि आप करेले की खेती कर रहे हैं तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। बात करें बीज की मात्रा की, तो इसकी 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए लगभग 600 से 900 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें बीज उपचार की, तो यदि हम वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं तो हमको मार्केट से ही बीज को लेकर आना चाहिए, और हमको मार्केट के ही बीज की बुआई करनी चाहिए, और जो भी हाइब्रिड किस्में होती हैं उन्हीं की हमको बुआई करनी चाहिए। हाइब्रिड वैरायटियां अधिक से अधिक उत्पादन देने में सक्षम होती हैं, तो आपको हाइब्रिड किस्मों का ही चयन करना चाहिए। और जब हम इनके बीजों को मार्केट से लेकर आते हैं तो ये ऑलरेडी उपचारित आते हैं, इनके बीज को उपचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि हम घर के बीज की बुआई कर रहे हैं तब हम कैप्टन या थायराम या बाविस्टिन फंजीसाइड की 2 से 3 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं। बात करें बुआई के तरीके की, तो करेले की खेती अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से की जाती है। इसकी हम सबसे पहले नर्सरी भी तैयार करते हैं, नर्सरी के बाद हम इसकी ट्रांसप्लांट भी करते हैं। दूसरा, हम इसकी सीधी बुआई खेत में भी करते हैं, और जब हम इसकी बुआई करते हैं तो इसकी लाइन से लाइन की दूरी लगभग 150 से 180 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करें खाद और उर्वरक की, तो जब भी हमने खेत की तैयारी की थी उस समय हमने आपको खाद बता दिए थे। उसके बाद जब आपकी फसल लगभग 25 से 30 दिन की हो जाती है, जब ग्रोथिंग स्टेज पर होती है, उस समय हमको यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। यूरिया आप 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप किसी भी ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। कुछ किसान भाई जाइम का प्रयोग करते हैं, जैसे कि धानुका कंपनी धनजाइम गोल्ड के नाम से देती है, और अलग अलग कंपनियां, इफ्को कंपनी सागरिका के नाम से देती है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग जाइम को देती हैं। कुछ किसान भाई जाइमों का भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद जब आपकी फसल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर हो, जब आपकी फसल लगभग 40 से 45 दिन की हो जाती है, उस समय आपको खेत में यूरिया का इस्तेमाल दोबारा करना चाहिए। यदि आप दूसरी बार यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। और जब भी आप यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंचाई के साथ घोल में प्रयोग करना चाहिए। यदि आप ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं, ड्रिप द्वारा सिंचाई कर रहे हैं, तो आप ड्रिप के द्वारा भी यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप घोल के रूप में ही यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप स्प्रे कर रहे हैं फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर, तो आपको एनपीके का इस्तेमाल करना चाहिए। एनपीके 19-19-19 आती है या 20-20-20 आती है, उसका आप 500 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं स्प्रे में, या फिर आप ड्रिप द्वारा भी दे सकते हैं, या फिर आप सिंचाई के साथ भी इसकी मात्रा को दे सकते हैं। यदि आप सिंचाई या ड्रिप के द्वारा दे रहे हैं तो 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी फसल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर रहती है तो आपको प्रति तुड़ाई के बाद आपको स्प्रे करनी चाहिए, और स्प्रे करते समय आपको एनपीके का इस्तेमाल करना चाहिए। एनपीके 05234 आती है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं 500 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और आपको इसी के साथ साथ बोरोन का भी प्रयोग करना चाहिए। बोरोन लगभग 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और जब आपकी फसल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर भरपूर होती है, उस समय आपको कैल्शियम नाइट्रेट सिंचाई के साथ प्रयोग
करना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आपके जो फल हैं वो जल्दी तैयार हो जाते हैं, जिससे कि आपके फलों की जल्दी जल्दी तुड़ाई होती रहती है। तो इस तरीके से आप खादों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद बात करें सिंचाई की, तो इसकी खेती हम खरीफ और जायद सीजन में करते हैं। हम कभी भी बुआई करें, चाहे हम जायद सीजन में करें चाहे खरीफ सीजन में, हमको पलेवा करने के बाद ही बुआई करनी चाहिए। यदि आप इसकी ट्रांसप्लांटिंग भी कर रहे हैं तब भी आप पलेवा करने के बाद ही इसकी ट्रांसप्लांटिंग करनी चाहिए। और यदि आप ट्रांसप्लांटिंग नहीं करते हैं तब आपको बुआई करने के तुरंत बाद आपको इसमें सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। और यदि आप पलेवा नहीं करते हैं तो आपको जल्दी जल्दी सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप पलेवा करके इसकी बुआई करते हैं या ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो आपको कम सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप गर्मियों में या जायद सीजन में इसकी बुआई कर रहे हैं तो लगभग 6 से 7 दिन के अंतराल पर आप इसकी बार बार सिंचाई कर सकते हैं। यदि आप इसकी खरीफ सीजन में बुआई कर रहे हैं तो बारिश के आधार पर आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। बात करें खरपतवार और उनके नियंत्रण की, तो इसकी खेती खरीफ और जायद सीजन में की जाती है। तो अलग अलग मौसमों में अलग अलग खरपतवार उगते हैं। यदि आप खरपतवार उगते हैं तो जब भी आप बुवाई कर रहे हैं, यदि आप सीधी बुवाई कर रहे हैं तो सीधी बुवाई करने के लगभग 24 से 36 घंटे बाद और जर्मिनेशन से पहले आपको पेंडमेथ्रिन 30% ईसी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल में खरपतवार उगने की संभावना कम हो जाती है। यदि आप ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो ट्रांसप्लांटिंग करने से लगभग 24 से 36 घंटे पहले आपको पेंडमेथ्रिन 30% टीसी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको पैराक्वाट डाइक्लोराइड जो कि 24% एसएल फॉर्म में आता है, उसका आप 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि आप ट्रांसप्लांटिंग से पहले इन वीडिसाइड का प्रयोग करते हैं तो आपका जो पेंडमेथ्रिन है वो खरपतवारों को उगने नहीं देता है, और जो पैराक्वाट डाइक्लोराइड है वो आपके जो भी खरपतवार उगाते हैं खेत में उनको वो तुरंत खत्म कर देता है। और उसके बाद जब आपकी फसल ग्रोथिंग स्टेज पर होती है, बड़ी होती है, तब आप इसमें निराई गुड़ाई आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। बात करें फसल ग्रोथ के लिए हमको कौन कौन से प्रोडक्ट प्रयोग करने चाहिए, तो हमने आपको पहले ही बताया है, आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ह्यूमिक एसिड का या जाइमो का भी प्रयोग कर सकते हैं, आपको स्प्रे में एनपीके का भी इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई के साथ भी आप एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी फसल ग्रोथिंग स्टेज पर होती है तो मार्केट में बहुत सारे टॉनिक आते हैं, जैसे कि धनजाइम गोल्ड टॉनिक आता है धानुका कंपनी का, अमीनोसेल एक्सल कंपनी का आता है, ईसाबियोन संजटा कंपनी का आता है, फ्लम्बर्ज अडामा कंपनी का आता है। ये कई सारे टॉनिक आते हैं, इनका आप 500 ml से लेकर 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। जब आपकी फसल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर आ जाती है तो उस समय हमको ऐसे कौन से टॉनिक प्रयोग करने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट प्रयोग करने चाहिए, जिससे कि हमारे फसल में जो फूल हैं वो फूल झड़ने की समस्या कम हो और फूल फलों में अधिक से अधिक परिवर्तित हों और जल्दी से जल्दी हमारे फल तैयार हों। इनके लिए हमको कौन कौन से प्रोडक्ट प्रयोग करने चाहिए, तो इनके लिए मार्केट में जैसे कि गोदरेज कंपनी डबल टॉनिक देती है, कोरोमंडल कंपनी फेंटेक प्लस देती है, इनके अलावा अजंक्या कंपनी इकोस्टिम देती है, इनके अलावा बिल्लोवुड कंपनी बॉन्ड देती है। ये कई सारे प्रोडक्ट हैं, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। इनका यदि आप प्रयोग कर रहे हैं, यदि आप गोदरेज कंपनी के डबल का प्रयोग कर रहे हैं तो 100 से 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इकोस्टिम का प्रयोग कर रहे हैं तो लगभग 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप फेंटेक प्लस का प्रयोग कर रहे हैं तो 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप बॉन्ड का प्रयोग कर रहे हैं तो 30 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से आप किसी भी प्रोडक्ट का यदि प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल में अधिक से अधिक फल देखने को मिलते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन देखने को मिलता है। और जब भी आप इन प्रोडक्टों का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रति स्प्रे में आपको ये बदल बदल कर प्रयोग करने चाहिए। अब बात करें करेले की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और उनका नियंत्रण हमको कैसे करना चाहिए, तो करेले की फसल में उकठा रोग लगता है, आर्द्र गलन जो कि ये नर्सरी का रोग है, फल गलन, डाउनी मिल्ड्यू, पाले से बचाना, ये कई रोग देखने को मिलते हैं। उकठा रोग के लिए हमने आपको पहले ही बताया कि आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं खेत की तैयारी के समय। डैम्पिंग ऑफ जो कि ये आपकी नर्सरी में लगता है और ट्रांसप्लांटिंग के बाद भी लग सकता है। तो इसकी कंट्रोल करने के लिए मार्केट में एक टेक्निकल आता है जो कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन
11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% ऐसी फॉर्मुलेशन में आता है। इसका आप 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसका यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल में जो भी हमने आपको रोग बताए हैं कोई भी रोग देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप प्रिवेंटिव स्टेज पर किसी भी फंजीसाइड का प्रयोग कर रहे हैं जब आपकी फसल पर रोग नहीं है, तो उसके लिए मार्केट में एक टेक्निकल आता है जो कि कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल 70% है प्लस 5% है WP फॉर्मुलेशन में आता है। जैसे कि टाटा कंपनी ताकत के नाम से देती है, डायरेक्ट इंसेक्टिसाइड कंपनी नासा के नाम से देती है। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं प्रिवेंटिव स्टेज पर जब आपकी फसल पर रोग नहीं है। इसका यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो लगभग 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद बात करें पाले से बचाना, तो पाले से बचाने के लिए यदि आप खरीफ सीजन में इसकी खेती कर रहे हैं तब आपकी इसकी आवश्यकता पड़ती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी फसल पर पाले का अटैक ना हो तो सबसे पहले आपको खेत के चारों तरफ धुआं करना चाहिए और जल्दी जल्दी आपको सिंचाई करनी चाहिए। यदि आपके खेत में नमी होगी तब पाले का असर देखने को नहीं मिलेगा। और यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे में आपको सल्फर का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि आपकी फसल पर पाले का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। बात करें कीट और उनके नियंत्रण की, तो करेले की फसल में कई कीट देखने को मिलते हैं जैसे कि पत्ती खाने वाली इल्ली है, मकड़ी है, सफ़ेद मक्खी है, माहू है, चैंपा है, लीफ माइनर है, थ्रिप्स है, फल मक्खी है। ये कई कीट देखने को मिलते हैं। यदि आपकी फसल ग्रोथिंग स्टेज पर है, जब आपकी फसल लगभग 25 से 30 दिन की होती है, उस समय यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो आप एक टेक्निकल आता है जो कि प्रोपेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% इसी फॉर्मुलेशन में आता है। उसका आप 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इस टेक्निकलों का प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल पर जो भी हमने कीट बताए हैं उनमें से किसी भी कीट का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपकी फसल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर आ जाती है उस समय हमको कौन कौन से प्रोडक्ट प्रयोग करने चाहिए, तो उसके लिए जब आपकी फसल में इल्लियां लगती हैं तो इल्लियों के लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यदि आप किसी भी कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं तो कीटनाशक जैसे कि बाइफेंथ्रिन 10% EC फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप थाइमेथोक्साम 25% WG फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 100 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप एसिटामिप्रेट 20% SP फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भी हमने आपको कीटनाशक बताए हैं इनमें से आप किसी भी कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। और इन्हीं के साथ साथ यदि आपकी फसल में वायरस का अटैक है, वायरस का अटैक नहीं है, तब आप नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल जो कि 1500 ppm में आता है, उसका आप 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कीटों का भी नियंत्रण कर सकते हैं। बात करें फल तोड़ाई की, तो जब आपकी करेले की फसल लगभग 50 से 55 दिन की हो जाती है तब आपकी फसल में पहली बार फलों की तोड़ाई स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आप 2 से 3 दिन के अंतराल पर आप इसकी बार बार तोड़ाई कर सकते हैं। बात करें इसके उत्पादन की, तो इसका जो उत्पादन है वो आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, लगाने के समय पर, लगाने के स्थान पर, वैरायटी पर, कई कारकों पर निर्भर करता है। एक एवरेज लगभग 100 से 150 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से करेले का उत्पादन देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप करेले की खेती कर सकते हैं। और यदि आप करेले की खेती कर रहे हैं, यदि आप जायद सीजन में कर रहे हैं या खरीफ सीजन में कर रहे हैं, तो इसकी खेती आपको अगेती करनी चाहिए। यदि आप अगेती खेती करते हैं या 10 से 15 दिन पहले यदि आप इसकी खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। और जब हम इसके फलों को यदि मंडियों में ले जाते हैं तो इसके जो भाव हैं वो काफ़ी अच्छे हमको प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से आप करेले की खेती कर सकते हैं। तो ये रही करेले की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।